अगर मैं आपसे कहूं कि एक पारंपरिक भारतीय शादी में जो दूल्हा शेरवानी और पगड़ी पहनता है ना, हाँ बिल्कुल। वो पोशाक असल में प्राचीन काल के मध्य एशियाई खानाबदोशों और विदेशी आक्रमणकारियों की देन है। तो शायद कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा। मतलब ये सुनकर किसी को भी अचंभा ही होगा। है ना। अक्सर हमारी आदत होती है इतिहास को एक बहुत ही सीधी रेखा में देखने की। जैसे एक महान साम्राज्य का उदय होता है, वो शासन करता है, और फिर जब उसका पतन होता है तो मान लिया जाता है कि बस चारों तरफ सिर्फ अराजकता और अंधकार छा गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के भारत के बारे में भी यही आम धारणा बनी हुई है। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे 185 ईसा पूर्व के बाद सिर्फ विखंडन ही विखंडन था, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और सब कुछ बस बिखर गया था। लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक बहुत ही सरलीकृत नजरिया है इतिहास में, जिसे हम अक्सर अंधकार युग या पतन मान लेते हैं ना। हाँ, वो असल में सतह के नीचे पनप रहे बहुत गहरे बदलावों का समय होता है। जब कोई एक विशाल शासन जैसे मौर्य साम्राज्य खत्म होता है, तो जो राजनैतिक शून्य पैदा होता है वो कोई खालीपन नहीं होता। अच्छा, तो वो क्या होता है फिर? वो नए राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयोगों के लिए एक बेहद उपजाऊ जमीन बन जाता है। और आज की इस विस्तृत चर्चा का मुख्य उद्देश्य ठीक इसी भ्रांति को दूर करना है। आज हम 15 बेहद जानकारीपूर्ण स्लाइड्स के एक सेट का विश्लेषण कर रहे हैं, जो हमें मौर्योत्तर काल यानी 185 ईसा पूर्व से 300 ईसी के उस दौर की परतों को खोलने में मदद करेगा। बिल्कुल। और इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जो तस्वीर उभरती है वो ये साबित करती है कि ये युग टूटने का नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व विलय और महान एकीकरण का था। तो चलिए इस ऐतिहासिक गुत्थी को सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, जहां से मौर्य सत्ता का असल में अंत हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। हाँ, जिसने शुंग वंश की नींव रखी। अगर इसे आज की भाषा में समझा जाए ना, तो ये किसी आधुनिक कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा लगता है। मतलब एक महत्वाकांक्षी मिलिट्री जनरल ने कमजोर पड़ चुके सीईओ को हटाकर पूरी व्यवस्था पर ही कब्जा कर लिया। ये कॉर्पोरेट टेकओवर वाली तुलना काफी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ मामला सिर्फ लीडरशिप बदलने का नहीं था। ये पूरी राज्य व्यवस्था की जो कोर फिलॉसफी होती है ना, उसे पलटने जैसा था। वो कैसे? देखिए, पुष्यमित्र शुंग के सत्ता में आते ही एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ। उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा बनाई और एक तरह से ब्राह्मणवादी पुनरुद्धार की शुरुआत की। अच्छा, इसका कोई ठोस प्रमाण है दस्तावेजों में? हाँ बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उनके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ। मौर्य काल में अशोक के समय जो नीतियां शांति और अहिंसा पर केंद्रित थीं, पुष्यमित्र ने उन्हें बदलकर फिर से आक्रामक राजनीतिक विस्तार और वैदिक परंपराओं को केंद्र में ला दिया। और ये बदलाव सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा होगा। मैंने दस्तावेजों में देखा कि ये साहित्य के लिए भी एक स्वर्णयुग साबित हुआ था। एकदम सही। इसी दौर में कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम जैसी महान रचना की और पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा। लेकिन यहाँ दस्तावेजों में मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? अगर ये शासन पूरी तरह से कट्टर ब्राह्मणवादी पुनरुद्धार का था, जहां पुरानी वैदिक व्यवस्था को वापस लाया जा रहा था, तो फिर बौद्ध धर्म से जुड़ा महान भरहुत स्तूप शुंग काल में ही क्यों और कैसे बनाया गया? ये बात गले नहीं उतरती। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये विरोधाभास ही प्राचीन भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी खूबी है। आज के आधुनिक नजरिए से हम अक्सर सोचते हैं कि अगर कोई राजा एक धर्म का है तो वो दूसरे धर्मों को खत्म ही करेगा। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। शासक की व्यक्तिगत आस्था चाहे जो भी हो, शासन चलाने के लिए उसे समाज के हर वर्ग का समर्थन चाहिए होता था, विशेषकर धनी व्यापारी वर्ग का, जो अक्सर बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। ओह, तो मतलब ये एक व्यवहारिक कदम था। बिल्कुल। शुंग शासक भले ही वैदिक परंपराओं को मान रहे थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध वास्तुकला को नष्ट नहीं किया। व्यापार और अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने के लिए उन्होंने अन्य धर्मों के आस्था केंद्रों को भी फलने फूलने दिया। गजब की बात है। लेकिन सत्ता का ये खेल यही नहीं रुका है ना। दस्तावेजों के अनुसार 73 ईसा पूर्व में एक और तख्ता पलट हुआ। हाँ, वासुदेव नाम के एक मंत्री ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर दी और फिर कण्व वंश की स्थापना कर डाली। और इसके बाद राजधानी एक बार फिर से पाटलिपुत्र लौट आई।
मतलब उत्तर भारत में तो ये लगातार अस्थिरता और तख्तापलट का ही दौर चल रहा था। जी, लेकिन ये एक ऐतिहासिक नियम है कि जब केंद्र कमजोर होता है तो परिधि पर नई ताकतें उभरने लगती हैं। तो जब उत्तर भारत सत्ता के संघर्ष में उलझा था, तब दक्षिण और पूर्व में कुछ बहुत बड़ा आकार ले रहा था। मौर्यों की पकड़ ढीली होते ही दक्षिण भारत में सातवाहन वंश एक विशाल आर्थिक और सैन्य शक्ति बनकर उभरा। और सातवाहनों का उदय कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईस्वी तक, यानी लगभग 3 शताब्दियों तक उन्होंने दक्कन के क्षेत्र पर राज किया। 300 साल, ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ, सिमुक द्वारा स्थापित इस वंश ने प्रतिष्ठान, जिसे आज हम पैठन कहते हैं, को अपनी राजधानी बनाया। उनका प्रभाव सिर्फ भौगोलिक विस्तार तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल कर रख दिया था। ऐतिहासिक विवरणों में उनके सबसे महान शासक का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है, गौतमीपुत्र शातकर्णी, जिनका शासन 106 से 130 ईस्वी तक माना जाता है। बिल्कुल, नासिक के शिलालेख इस बात की स्पष्ट गवाही देते हैं कि उन्होंने विदेशी शक शासक नेहपान को युद्ध में हराया था। और उन्होंने खुद को एक ब्राह्मण की उपाधि भी दी थी, है ना? वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का दावा किया था। हाँ, लेकिन यहाँ सातवाहनों के समाज में एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प स्थिति देखने को मिलती है। शासकों के नाम मातृवंशीय थे, जैसे गौतमीपुत्र, जिसका अर्थ है गौतमी का पुत्र। एकदम सही। या फिर वाशिष्ठी पुत्र, नाम तो माँ का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन सिंहासन का उत्तराधिकार और संपत्ति का मालिकाना हक वो पूरी तरह से पिता से पुत्र को ही मिलता था। ये तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ये तो ऐसा है जैसे माँ के नाम का ब्रांड टैग इस्तेमाल करना, लेकिन मालिकाना हक पूरी तरह से पिता का ही रखना। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। मेरा मानना है कि ये उस समाज के संक्रमण काल को दर्शाता है। नामकरण में माताओं को सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा था, जो शायद वहां की पुरानी स्थानीय जनजातीय परंपराओं का असर था। लेकिन जब बात राज्य सत्ता और आर्थिक नियंत्रण की आती थी, तो वो पूरी तरह से पितृसत्तात्मक वैदिक ढांचे पर ही चलता था। बिल्कुल, लेकिन सातवाहनों ने सिर्फ समाज में ही नए प्रयोग नहीं किए, अर्थव्यवस्था में भी उनका योगदान एकदम क्रांतिकारी था। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने भारी मात्रा में सीसे यानी लेड के सिक्के जारी किए। एक मिनट, सीसे के सिक्के? अक्सर तो इतिहास में सोने या चांदी के सिक्कों की ही बात होती है। ये सीसा इस्तेमाल करने के पीछे क्या तर्क होगा? तर्क पूरी तरह से व्यवहारिक था। दक्षिण और मध्य भारत में चांदी के खदानें नहीं थी, लेकिन वहां के जो व्यापारिक नेटवर्क थे, उन्हें रोजमर्रा के लेन देन के लिए एक विश्वसनीय मुद्रा की जरूरत तो थी ही। तो उन्होंने स्थानीय रूप से उपलब्ध सीसे का उपयोग कर लिया और अपनी एक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली खड़ी कर ली। इसके अलावा तांबे और कांसे के सिक्के भी ढाले गए, और इसी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सातवाहनों ने एक ऐसा प्रशासनिक नवाचार किया जिसने आगे चलकर पूरे भारतीय इतिहास की दिशा ही बदल दी है ना। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। को कर मुक्त जमीनें देना शुरू किया। अब यहाँ भी एक सोचने वाली बात है, वैरागी बौद्ध भिक्षुओं को जमीनों की क्या आवश्यकता थी? मतलब वो खुद हल चलाकर खेती तो करने से रहे। यही तो राज्य की सबसे गहरी आर्थिक रणनीति छिपी हुई थी। देखिए, बौद्ध मठ और भिक्षु अक्सर घने जंगलों या दूर दराज के उन इलाकों में बसते थे जहां से महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। अच्छा, तो जमीन देने का फायदा क्या था? जब राजा उन्हें जमीन देता था तो मठ वहां के जंगलों को साफ करवाते थे। इससे नई कृषि भूमि तैयार होती थी। इसके अलावा ये विशाल मठ व्यापारियों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल, आरामगाह और यहाँ तक कि बैंकों के रूप में भी काम करने लगे थे। मतलब मठों के प्रबंधन से व्यापार सुरक्षित हुआ, और जब व्यापार फलता फूलता था तो जाहिर है परोक्ष रूप से राज्य के खजाने में भी वृद्धि होती थी। बिल्कुल, धर्म और अर्थशास्त्र का ये इतना सटीक गठजोड़ था कि इसने पूरे दक्कन की काया पलट कर दी। और ये सिर्फ दक्षिण की बात नहीं थी। पूर्व की तरफ देखें तो कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश का उदय हुआ, जहां राजा खारवेल जैसे बेहद शक्तिशाली शासक हुए, जो जैन धर्म के बहुत बड़े संरक्षक थे। हाँ, तो ये पूरी तस्वीर इस बात का सबूत है कि मौर्यों के बाद भारत धर्म और राजनीति के कितने विविध रंग देख रहा था। उत्तर में वैदिक पुनरुद्धार, पूर्व में जैन धर्म का उत्कर्ष और दक्षिण में ब्राह्मण और बौद्ध परंपराओं का एक साथ विकास। अब एक सवाल उठता है, जब व्यापारिक मार्गों से इतना अपार धन आ रहा था
तो स्वाभाविक है कि वो कहीं तो खर्च हो रहा होगा। और वो खर्च हमें आज भी पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई विशाल वास्तुकला में साफ दिखाई देता है, जिसे हम रॉक कट वास्तुकला कहते हैं। मतलब व्यापारियों ने मठों को जो भारी दान दिया, उसका उपयोग पहाड़ों को तराशकर विशाल और भव्य संरचनाएं बनाने में किया गया। बिल्कुल। इस दौर में मुख्य रूप से 2 तरह की वास्तुकला का विकास हुआ, चैत्य और विहार। अगर इसे हम आज के संदर्भ में साधारण शब्दों में समझें तो चैत्य एक विशाल प्रार्थना कक्ष या चैपल की तरह था। हाँ, एक सममित और लंबा हॉल जिसके एकदम अंत में एक केंद्रीय स्तूप रखा होता था, जहां भिक्षु और श्रद्धालु पूजा करते थे। और दूसरी तरफ विहार थे, जो भिक्षुओं के रहने के लिए आवासीय परिसर या डॉर्मेट्री की तरह काम करते थे। इन संरचनाओं का जो पैमाना है ना, वो आज भी हैरान कर देने वाला है। महाराष्ट्र में कार्ला, कन्हेरी और नासिक की गुफाएं, बिहार की लोमश ऋषि गुफा और आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुन कुंडा के भव्य स्तूप, ये सब इसी काल में बनकर तैयार हुए। यहाँ तक कि विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की सबसे शुरुआती गुफाओं के निर्माण की नींव भी इसी दौर में रखी जा रही थी। ये सब उसी अपार संपत्ति का भौतिक रूप था जो व्यापार से पैदा हो रही थी। ये तो हुई भारत के एकदम अंदरूनी विकास की बात, लेकिन इतिहास कभी भी बंद कमरों में तो घटता नहीं है। बिल्कुल नहीं। भारत की इस अपार धन और मौर्यों जैसी किसी मजबूत केंद्रीय सैन्य दीवार के न होने की खबर दुनिया के दूसरे हिस्सों तक भी पहुंच रही थी। और इस दौर में वैश्विक भू राजनीति में जो भारी उथल-पुथल हो रही थी, उसका असर सीधा भारत पर पड़ने वाला था। ये पूरा घटनाक्रम मुझे किसी विशाल और हिंसक म्यूजिकल चेयर्स के खेल जैसा लगता है। म्यूजिकल चेयर्स, वो कैसे? मतलब दुनिया के एक कोने में हुई हलचल ने हजारों मील दूर दूसरे कोने का पूरा भूगोल ही बदल दिया, जिसकी शुरुआत चीन की दीवार बनने से हुई और जिसका अंत भारत की सीमाओं पर हुआ। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। इस वैश्विक हलचल को समझने के लिए हमें सच में चीन की सीमाओं की ओर देखना होगा। चीन के सम्राटों ने उत्तरी खानाबदोश कबीलों के हमलों से तंग आकर चीन की महान दीवार का निर्माण शुरू कर दिया था। और इससे एक बहुत बड़ा भौगोलिक अवरोध खड़ा हो गया। बिल्कुल। जो आक्रामक और युद्धप्रिय खानाबदोश जनजातियां पहले चीन की ओर आसानी से जाती थीं, उनके लिए वो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। और जाहिर है, जब एक रास्ता बंद होता है तो दबाव किसी दूसरी तरफ बढ़ता ही है। महान दीवार से टकराकर ये जनजातियां पश्चिम और दक्षिण की ओर मुड़ने को मजबूर हो गईं। हाँ, और यहीं से वो म्यूजिकल चेयर्स का खेल शुरू हुआ। युआजी नामक एक बेहद शक्तिशाली कबीले ने सीथियन लोगों पर, जिन्हें हम शकों के नाम से जानते हैं, उन पर हमला किया और उन्हें मध्य एशिया से विस्थापित कर दिया। और फिर अपनी जान बचाने के लिए शकों ने पार्थिया और बैक्ट्रिया का रुख किया। और अंततः पीछे से आ रहे लगातार हमलों के इस भारी दबाव ने इन सभी कबीलों को हिंदू कुश के पहाड़ों की ओर धकेल दिया, जहां से उन्होंने भारत की समृद्ध और अपेक्षाकृत कमजोर सीमाओं में प्रवेश किया। तो भारत पर होने वाले इन विदेशी आक्रमणों का एक स्पष्ट क्रम बन गया। सबसे पहले यूनानी यानी इंडो ग्रीक आए, फिर उनके पीछे शक आए, शकों के बाद पार्थिना, और सबसे अंत में वो युआजी कबीला आया जो भारत में कुषाण साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। सही कहा। और इनमें से सबसे पहले प्रवेश करने वाले इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास सच में बहुत ध्यान खींचने वाला है। अक्सर हम सोचते हैं कि विदेशी हमलावर सिर्फ लूटपाटी करने आते हैं, लेकिन इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जिन्हें मिलिंद भी कहा जाता है, उनकी कहानी कुछ और ही कहती है। हाँ, ऐतिहासिक स्रोतों में एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ का जिक्र है, मिलिंद पन्हो। ये कोई युद्ध का वर्णन नहीं है ना, ये तो बौद्ध भिक्षु नागसेन और इस यूनानी राजा के बीच का एक बेहद गहरा दार्शनिक संवाद है। बिल्कुल। मिलिंद पन्हो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि यह सिर्फ सैन्य आक्रमण नहीं था, बल्कि सभ्यताओं और विचारों का एक अभूतपूर्व मिलन था। ये सोचने वाली बात है कि एक यूनानी राजा जिसकी जड़ें सिकंदर के साम्राज्य से जुड़ी थीं, वो एक भारतीय दार्शनिक के साथ बैठकर कर्म, आत्मा और निर्वाण के सिद्धांतों पर इतनी गहरी चर्चा कर रहा था, है ना? और इंडो ग्रीक शासकों ने भारत की आर्थिक और कलात्मक दुनिया में भी बड़े बदलाव किए। वे पहले शासक थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। और सिक्कों पर राजाओं के चित्र उकेरने की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। उन्होंने ही उत्तर पश्चिम भारत में हेलेनिस्टिक और गांधार कला की नींव रखी। लेकिन इंडो ग्रीक के बाद जो शक भारत आए, उनका शासन का तरीका थोड़ा अलग था।
शकों ने प्रशासन में एक नई व्यवस्था शुरू की जिसे क्षत्रप प्रणाली या सैत्रप सिस्टम कहा जाता है। ये क्या था? देखिए, शकों का सामना एक बहुत विशाल साम्राज्य से था जिसे किसी एक केंद्र से चलाना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, पूरे साम्राज्य को 5 अलग-अलग प्रांतों में बांट दिया। और हर प्रांत की जिम्मेदारी एक महाक्षत्रप को दे दी गई। हाँ, और ये महाक्षत्रप कोई साधारण नागरिक प्रशासक नहीं होता था, बल्कि एक मिलिट्री गवर्नर होता था। इस तरह उन्होंने विशुद्ध वंशानुगत शासन को सैन्य गवर्नरी से बदल दिया। लेकिन भारतीय राजाओं ने उनके सामने इतनी आसानी से घुटने नहीं टेके थे। दस्तावेजों में 57 ईसा पूर्व की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना का जिक्र मिलता है। आप उज्जैन के शासक विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, जब उन्होंने शकों को एक निर्णायक युद्ध में हराया था। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इसी ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। हाँ, जो आज भी भारत में एक प्रमुख कैलेंडर के रूप में इस्तेमाल होता है। लेकिन इस हार के बावजूद शकों का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आगे चलकर उनका एक बहुत प्रतापी शासक हुआ, रुद्रदामन प्रथम, जिनका शासन 130 से 150 ईस्वी के बीच था। जी, गुजरात में मिला जूनागढ़ का शिलालेख उसके शासनकाल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस शिलालेख में दर्ज है कि रुद्रदामन ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भारी खर्च करके सुदर्शन झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस झील का निर्माण मूल रूप से मौर्यों ने करवाया था। एक विदेशी मूल के राजा द्वारा प्राचीन भारतीय संपत्तियों का जीर्णोद्धार करवाना ये साबित करता है कि वे खुद को अब लुटेरा नहीं बल्कि इस भूमि का वैध रक्षक मान चुके थे। बिल्कुल, ये विलय की एक बेहतरीन प्रक्रिया थी। लेकिन इन सब के बाद उस महाशक्ति का प्रवेश होता है जिसने इस पूरे युग को सही मायनों में परिभाषित किया, कुषाण साम्राज्य। कुषाण जो मूल रूप से युआजी जनजाति के थे। हाँ, उन्होंने भारत में आकर जो साम्राज्य खड़ा किया वो सच में अभूतपूर्व था। कुजुल कडाफिसिस और विम कडाफिसिस ने इसे स्थापित किया। और राजधानियां पहले पेशावर और बाद में मथुरा को बनाया। सत्ता को ईश्वरीय रूप देने के लिए उन्होंने खुद को देवपुत्र की उपाधि भी दी। और जब भी कुषाणों का जिक्र आता है, कनिष्क महान का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका शासनकाल 78 से 101 ईस्वी तक रहा। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उन्हें अक्सर द्वितीय अशोक कहकर पुकारा जाता है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि अशोक की तरह ही कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी। एकदम सही। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति को संरक्षण दिया और महायान बौद्ध धर्म को पूरे मध्य एशिया और चीन तक फैलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। धर्म के साथ साथ उन्होंने काल गणना पर भी गहरी छाप छोड़ी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई, जिसे आज वर्तमान राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्राप्त है। लेकिन मैं कहूंगी कि कुषाणों की असली ताकत केवल उनकी सेना या धर्म में नहीं थी, बल्कि उनके अर्थशास्त्र में थी। कैसे? वे इतिहास के सबसे चतुर व्यापारियों में से एक थे। उनके सिक्कों को देखकर ही उनकी बेहिसाब दौलत का अंदाजा लग जाता है। वे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ढालते थे। और उनके सिक्कों की बनावट तो उस समय की बेहतरीन ग्लोबल ब्रांडिंग का उदाहरण थी। मतलब एक ही सिक्के पर यूनानी भाषा में लेख लिखे हैं और दूसरी तरफ भारतीय देवी देवताओं की आकृतियां। हाँ, ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। लेकिन इतनी भारी मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के ढालने के लिए असीमित धन चाहिए। ये खजाना आ कहां से रहा था? सिल्क रोड से। बिल्कुल सही। कुषाणों ने अपनी सैन्य और कूटनीतिक ताकत से उस प्राचीन रेशम मार्ग पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जो चीन, भारत और रोमन साम्राज्य को आपस में जोड़ता था। तो उन्होंने इस मार्ग पर एक तरह से अपना टोल टैक्स लगा दिया। हाँ, सिल्क रोड से गुजरने वाले हर व्यापारी को कुषाणों को भारी ट्रांजिट टैक्स देना पड़ता था। इस नियंत्रण ने उन्हें उस युग की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना दिया। और लाहिर है, जब इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो सीमाओं के आर पार सिर्फ सामान ही नहीं जाता, बल्कि संस्कृतियां, पहनावा और विचार भी सफर करते हैं। यहीं से वो बात जुड़ती है जिसका जिक्र आपने शुरुआत में किया था, शेरवानी और पगड़ी वाली बात। हाँ, कुषाणों और मध्य एशियाई कबीलों के भारत आने से भारतीय समाज का पहनावा हमेशा के लिए बदल गया। उन्नत घुड़सवार तकनीक के साथ साथ पगड़ी और शेरवानी इसी दौर में भारतीय जनजीवन का हिस्सा बने। लाल मिट्टी के बेहतरीन बर्तनों यानी रेड वेयर पॉटरी का चलन भी इसी समय बढ़ा। ये जानना कितना अद्भुत है कि आज हम जिसे ठेठ भारतीय पोशाक मानते हैं, उसकी जड़ें कहीं बाहर से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल, और ये कोई पतन का काल नहीं था। ज्ञान विज्ञान का भी ये चरम था। साहित्य में महान विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखी और वात्सायन ने कामसूत्र की रचना की। और विज्ञान के क्षेत्र में? चिकित्सा में तो भारत ने कमाल ही कर दिया।
महर्षि चरक, जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है, उन्होंने चरक संहिता का संकलन किया और सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की उन्नत तकनीकों का दस्तावेजीकरण किया। और इस सांस्कृतिक टकराव का सबसे सुंदर प्रमाण हमें कला में मिलता है, गांधार कला और मथुरा कला। हाँ, एक ही साम्राज्य के अधीन दो बिल्कुल अलग कला शैलियां पनप रही थीं। गांधार कला पर ग्रीक और बौद्ध प्रभाव था। इसमें भूरे बलुआ पत्थर का उपयोग होता था। बुद्ध के कपड़े हेलेनिस्टिक ड्रेपरी वाले होते थे और प्रभामंडल सादा होता था। जबकि इसके विपरीत मथुरा कला पूरी तरह से स्वदेशी विकास था। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियां बनी और उनका प्रभामंडल बेहद परिष्कृत और अलंकृत होता था। तो ये सारी चर्चा हमें इस 15वीं स्लाइड के निष्कर्ष पर ला खड़ी करती है, द ग्रेट एसिमिलेशन या महान विलय। मौर्योत्तर काल केवल विखंडन का अंधकार युग नहीं था, ये वो भट्टी थी जिसने शास्त्रीय भारतीय कला, विज्ञान और वैश्विक व्यापार को एक नया आकार दिया। वे विजेता बनकर आए थे, लेकिन भारत के संरक्षक बन गए। निस्संदेह इस काल ने साबित कर दिया कि बाहर से आने वाले विचारों को अपनाकर उन्हें अपने रंग में ढाल लेना ही सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत रही है। अंत में ये पूरी चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है। आज हम जिस ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की बात करते हैं, क्या वो वास्तव में कोई नई आधुनिक अवधारणा है, या 2000 साल पहले पेशावर और मथुरा की सड़कों पर सिल्क रोड से आने वाले व्यापारियों, बौद्ध भिक्षुओं और यूनानी दार्शनिकों के बीच ये वैश्वीकरण पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका था? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगली बार जब आप राष्ट्रीय कैलेंडर देखें या किसी कलाकृति को निहारें, तो उस विखंडन और विलय के युग को जरूर याद रखें। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।